आठवीं कक्षा का मैथ्स का ये 8वां चैप्टर चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। तो प्रश्न संग्रह 8.1 में हम चतुर्भुजों की रचना करना सीखेंगे, जिसमें पहला सवाल देखिए। ये चतुर्भुज MORE है, जिसमें लेंथ MO की लंबाई 5.8, OR की लंबाई 4.4, मेजर एंगल M 58 डिग्री, मेजर एंगल O 105 डिग्री और मेजर एंगल R 90 डिग्री। यानी यहाँ चतुर्भुज की 2 भुजाएं दिया है और 3 कोण दिए हैं। चतुर्भुज की रचना करने से पहले यदि उसकी कच्ची आकृति बना ली जाए तो फिर रचना करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कच्ची आकृति बनाई है। ये चतुर्भुज MORE, तो MORE ये चतुर्भुज है, जिसमें MO की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल M 58 डिग्री है। मेजर एंगल A 105 डिग्री है और मेजर एंगल R 90 डिग्री है। यहाँ पर मैं निशान लगाना भूल गया हूँ। मेजर एंगल R यहाँ 90 डिग्री का निशान यहाँ लग जाएगा। अब यही कच्ची आकृति के अनुसार हम लोग पक्की आकृति बना सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले 5.8 है तो स्केल की सहायता से 5.8 तो ये स्केल की सहायता से 5.8 खींच दिया। फिर कोण M का माप 58 डिग्री था तो चांदे की सहायता से 58 डिग्री का कोण बन गया। O का माप 105 डिग्री था तो बिंदु O पर चांदा की सहायता से 105 डिग्री का कोण बन गया। फिर O से R की दूरी 4.4 दी है तो गोला प्रकार में 4.4 की दूरी लेना है। गोला प्रकार की नोक को बिंदु A पे रखना है और 4.4 की दूरी लेकर के ये जो किरण जा रही है इसको एक चाप मार देना है। तो जहाँ पर भी ये किरण और ये चाप कट करेगा वो हो जाएगा बिंदु R। अब R पे चांदा रख करके 90 अंश का कोण बना दीजिए। तो ये M से जाने वाली जो किरण को जहाँ पर भी ये प्रतिच्छेदित करेगा वो बिंदु E हो जाएगा। इस प्रकार से चतुर्भुज MORE की रचना हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दूसरा सवाल। ये चतुर्भुज DEFG है, इसमें DE 4.5, EF 6.5, DG 5.5, DF 7.2 और EG 7.8 है। तो सबसे पहले कच्ची आकृति बनाएंगे। ये मैंने चतुर्भुज DEFG चतुर्भुज बना दिया। DE की लंबाई 4.5 दी है, EF की लंबाई 6.5 दी गई है। DG ये रहा, DG 5.5 है। DF ये DF विकर्ण है 7.2 सेमी का। EG 7.8 है, EG 7.8 है। तो कच्ची आकृति बनाते देखिए एकदम आइडिया क्लियर हो जाता है। हम लोग स्केल की सहायता से DE 4.5 बना सकते हैं। अब देखिए जो बिंदु F है इसकी E से दूरी 6.5 है और इस बिंदु F की D से दूरी 7.2 है। तो D से 7.2 का चाप खींचा जाए और E से 6.5 का चाप खींचा जाए तो हमें बिंदु F मिल जाएगा। ऐसे ही बिंदु G कैसे मिलेगा, D से 5.5 का चाप और E से 7.8 का चाप खींचे तो बिंदु G मिल जाएगा। फिर ये सारे बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो ये चतुर्भुज DEFG की रचना हो जाएगी। देखिए वैसे ही यहाँ पर किया गया है। DE 4.5 सेमी था, D से 7.2 की दूरी पर ये चाप गोला प्रकार की सहायता से, E से 6.5 की दूरी पर चाप, ये दोनों चाप जहाँ कट करेंगे वो बिंदु F मिल जाएगा। अब बिंदु G कैसे मिलेगा, देखिए D से G की दूरी कितनी दी है, 5.5 दी है। तो गोला प्रकार में 5.5 की दूरी लेके D पे रख के एक चाप खींच देंगे। फिर E से देखिए G की दूरी 7.8 है तो गोला प्रकार में 7.8 की दूरी लेके E से चाप खींच देंगे। दोनों चाप जहां कट करेंगे वो बिंदु G हो जाएगा और इस तरह से सारे बिंदुओं को मिला देंगे, चतुर्भुज DEFG की रचना हो जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जहां AB 6.4 है, BC 4.8, मेजर एंगल A 70, मेजर एंगल B 50 और मेजर एंगल C 140 डिग्री। तो चतुर्भुज ABCD यहाँ पर मैंने बना दिया। किसी भी आकार में कच्ची आकृति बनानी है तो यहाँ पर
कोई माप लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ के लिए हम लोग बनाते हैं ताकि पक्की आकृति बनानी थोड़ी आसान हो जाए, सहायता मिले इससे। तो देखिए ए बी 6.4 है, ए बी की लंबाई 6.4, कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 50 डिग्री, कोण सी 140 डिग्री, बी से सी की दूरी 4.8 है। इतनी जानकारी के आधार पे चतुर्भुज बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए स्केल की सहायता से ए बी हम लोग खींच सकते हैं 6.4, ए पे चांदा रख के 70 डिग्री बन जाएगा, बी पे चांदा रख के 50 डिग्री बन जाएगा। फिर 4.8 की दूरी लेके बी से हम लोग इस किरण को कट करेंगे, जहाँ पर चाप किरण को कट करेगा और बिंदु सी हो जाएगा। बिंदु सी से चांदा रख करके 140 डिग्री का कोण बना देंगे। फिर वो कोण की जो भुजा है वो ए से स्टार्ट होने वाली भुजा को जहाँ कट करेगी वो बिंदु डी मिल जाएगा और इस तरह से चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना होगी। देखिए पक्की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले ए बी खींचा 6.4, ए पर चांदा रख के 70 डिग्री का कोण, बी पे चांदा रख के 50 डिग्री का कोण, फिर 4.8 दूरी लेकर के बी से एक चाप खींचा, जहाँ पर भी ये चाप बी से स्टार्ट होने वाली भुजा को कट करेगा वो बिंदु सी हो जाएगा। बिंदु सी पे चांदा रख के 140 डिग्री का कोण बनाना है और ये भुजा भुजा ए से शुरू होने वाली भुजा को जहाँ पर कट करेगी वो बिंदु डी हो जाएगा। तो ये ए बी सी डी चतुर्भुज बनता है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर चतुर्भुज एल एम एन ओ खींचना है, जिसमें एल एम एल ओ एन और ओ एम इनकी लंबाइयाँ दी गई हैं। कच्ची आकृति बना लेंगे। एल एम एन ओ कच्ची आकृति बन गई। यहाँ एल एम की लंबाई हमें दिया है, एम एन की लंबाई दिया है, एन ओ की दिया है, ओ एल दिया है और एम ओ दिया है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए स्केल की सहायता से एल एम बन जाएगा। अब हमें बिंदु ओ आसानी से मिल सकता है। कैसे? एल से 6 सेंटीमीटर का चाप और एम से 7.5 सेंटीमीटर का चाप, जहाँ दोनों चाप कट करेंगे वो ओ हो जाएगा। तो ओ एल एम 3 पॉइंट मिल चुका है। अब पॉइंट एन कैसे मिलेगा? ओ से 4.5 का चाप, एम से भी 4.5 का चाप, दोनों चाप जहाँ कट करेंगे वो एन हो जाएगा। फिर एन को हम लोग ओ और एम से मिला देंगे और चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए पक्की आकृति। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर एल एम खींचा, फिर एल से 6 सेंटीमीटर का चाप, एम से 7.5 का चाप और ये पॉइंट ओ मिल गया। फिर ओ से 4.5 का चाप, एम से भी 4.5 का चाप, ये पॉइंट एन मिल गया और सारे बिंदुओं को मिला दिया। तो ये चतुर्भुज एल एम एन ओ बन गया। अब हम 8.2 शुरू करेंगे, जिसमें चतुर्भुज के प्रकार भी दिखाई देंगे। चतुर्भुज के प्रकार में क्या आता है? वर्ग आता है, आयत आती है, समचतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, समलंब चतुर्भुज, पतंग, ये सारी चीज़ें चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो आइए चतुर्भुज के कुछ प्रकारों की रचना हम सीखेंगे। जैसे प्रश्न संग्रह 8.2 में हम पहला सवाल है आयत की रचना करनी है, आयत ए बी सी डी। तो आयत में कुछ जानकारी आप समझ लीजिए। आयत किसे कहते हैं? आयत की परिभाषा है कि जिस चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश के होते हैं वो आयत होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। आयत के विकर्ण भी सर्वांगसम होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ कुछ जानकारी तो दी है और कुछ जानकारी आयत के गुणधर्म के आधार पर भी हम लोग रचना कर सकते हैं। तो ये ए बी सी डी आयत, यहाँ पर कच्ची आकृति की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने पक्की आकृति बना दी। ए बी 6 सेमी दिया है तो ए बी 6 सेमी बन गया। अब हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो ए से 90 अंश का कोण, बी से भी 90 अंश का कोण। अब यहाँ बी से सी की दूरी 4.5 दी है, तो गोला प्रकार में 4.5 की दूरी लेके बी पे रख के ये चाप खींच दिया, जहाँ पे कट हुआ वो सी मिल जाएगा। अब सी पे भी 90 अंश का कोण बना देंगे। तो ये सी डी और ए डी, ये दोनों भुजाएं जहाँ पे कट करेंगी वो प्रतिच्छेदन बिंदु डी नाम हो जाएगा। तो इस तरह आयत ए बी सी डी की रचना होगी।
सेकंड में भुजा 5.2 सेमी वाले वर्ग WXYZ की रचना करनी है। तो वर्ग में क्या, वर्ग की परिभाषा क्या है? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं और सभी कोण सर्वांगसम हो उसे वर्ग कहते हैं। सभी कोण सर्वांगसम यानी सभी कोण 90 अंश के होते हैं। आयत विकर्ण सर्वांगसम होंगे और परस्पर समद्विभाजित करेंगे। ये वर्ग की पहचान है, इसकी परिभाषा और गुणधर्म है। तो 5.2 सेंटीमीटर भुजा होनी चाहिए वर्ग की। तो 5.2 सेंटीमीटर का WX खींच दिया। W से 90 अंश का कोण, X से भी 90 अंश का कोण, फिर X से 5.2 की दूरी रखकर चाप, W से भी 5.2 दूरी लेके चाप। तो ये ZY को मिला दिया और ये WXYZ आयत बन गया, सॉरी वर्ग बन गया। तीसरा सवाल, भुजा 4 सेमी तथा कोण के 75 अंशों ऐसे समचतुर्भुज KLMN की रचना करनी है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं उन्हें समचतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे भुजा 4 दी है, तो 4 सेंटीमीटर का भुजा KL खींच दिया। कोण K का मान 75 है, तो K पे चांदा रख के 75 अंश का कोण बन गया यहाँ पर। अब भुजा 4 है तो सारी भुजा 4 होगी, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर की दूरी रख के K से चाप खींच दिया, बिंदु N मिल गया। अब जो बिंदु M है वो N से भी 4 होगा, L से भी 4 होगा, तो N पे रख के अब 4 सेंटीमीटर का चाप खींच दीजिए। L से भी 4 लेके 4 सेंटीमीटर का चाप खींच दीजिए, बिंदु M मिल जाएगा और आप मिला देंगे, चतुर्भुज बन जाएगा। इस तरह से यहाँ रचना करनी है। मैंने थोड़ा सा अलग किया है, ये 75 डिग्री है, तो ये कोण कैसे होगा? दोनों कोण मिला के 180 होना चाहिए। तो 180 में से यदि 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। 180 में से 75 माइनस करें तो, इसलिए मैंने L पे रख के 105 डिग्री का कोण बना दिया। फिर N से 4 सेंटीमीटर का चाप खींच दिया, या L से भी 4 खींच सकते हैं, तो इस तरह से NM मिल जाएगा। तो चतुर्भुज KLMN मिल जाएगा। तो कई तरीके हैं यहाँ पर रचना करने के, तो कोई किसी भी मेथड से कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए बस। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथे सवाल में भी एक आयत की रचना करनी है। आयत, अच्छा सॉरी, यहाँ पर रचना नहीं करनी है। चौथे सवाल में किताब में आइए चल के देख लेते हैं कि क्या करना है। 8.2 का चौथा सवाल, है किसी आयत का विकर्ण 26 सेमी है और एक भुजा 24 सेमी है, तो उस आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयत हमने मान लिया कि जो दिया गया आयत है वो ABCD है, जिसमें विकर्ण AC 26 है और भुजा AB 24 है। अगली भुजा यानी BC ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ABC है, आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, तो यहाँ कोण B भी 90 अंश होगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नाम का एक प्रमेय लगता है। कैसे लगता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जैसे त्रिभुज ABC है और यहाँ कोण B 90 अंश का है, तो B 90 है, तो पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लिखेंगे देखिए। B 90 है तो B को छुपा दीजिए, क्या बचा? AC बचा, तो AC स्क्वायर लिखना है। फिर B 90 है तो B से हमें अभी लिखना है BA स्क्वायर और एक बार BC स्क्वायर। B 90 है ना, तो एक बार B को A के साथ, एक बार B को C के साथ, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय का इजी ट्रिक है याद रखने का। अब AC यहाँ 26 दिया है, BA 24 दिया है, BC ज्ञात करना है। तो 26 का वर्ग, ये 24 का वर्ग कर दिया, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया, माइनस हो गया, 100 आया। अब BC स्क्वायर 100 आ रहा है, तो BC स्क्वायर को अगर BC बनाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा।
तो वर्गमूल लेने पर BC स्क्वायर BC हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, तो BC 10 सेमी। तो यहाँ पर चौथा सवाल ख़त्म होता है 8.2 का। अब 8.2 का पांचवा सवाल, समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण की लंबाइयाँ 16 और 12 सेमी हैं, तो समचतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सब भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। विकर्ण AC 16, विकर्ण DB 12। तो विकर्ण समविभाजित करते हैं तो 16 है तो ये 4 4 हो जाएगा, ये दूसरा विकर्ण 12 है तो 6 और 6 हो जाएगा। विकर्ण समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब भी होते हैं, तो यहाँ कोण O 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस यदि लगा दें तो इसकी भुजा हमें मिल जाएगी। देखिए क्या है, AC 16 है, AC 16 है तो AO और OC 16 का आधा यानी 4 हो जाएंगे। ऐसे DB विकर्ण DB 12 है तो DO और OB ये 12 का आधा यानी 6 सेमी हो जाएगा। फिर त्रिभुज AOB में कोण O 90 अंश, तो यहाँ O 90 अंश है, तो AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये 4 और ये 6, 16 और ये 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, ये 52 हो गया। वर्गमूल लेने पर AB स्क्वायर का वर्गमूल AB और 52√52 सेमी हो जाएगा। अब समचतुर्भुज की जो परिमिति है वो 4 गुणे भुजा होती है और भुजा √52 है तो ये 4√52 हो जाएगा। पीछे जो आंसर दिया वो कुछ अलग आ रहा है, लेकिन सवाल में दी गई इस जानकारी के आधार पर यही आंसर मिल सकता है। अब आइए शुरू करते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल में एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है जिसकी भुजा 8 सेमी है। तो ये भी ऐसे ही करना है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लग जाएगा। छठा सवाल, वर्ग ABCD मान लिया। चतुर्भुज ABCD ये वर्ग मान लिया है, 90 अंश, सभी भुजा 8 सेमी है। त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 है, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस जैसा मैंने आपको सिखाया था, B 90 है तो B छुपा दीजिए, क्या बचा? AC बचा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। B 90 है तो एक बार BA स्क्वायर लिखेंगे, एक बार BC स्क्वायर लिखेंगे, तो BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस नियम को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब BA का मान 8, BC का मान 8, 8 का वर्ग 64, 64 ये 128 हो जाएगा। AC स्क्वायर 128 आ रहा है, हमें AC चाहिए तो वर्गमूल लेंगे तो AC स्क्वायर AC हो जाएगा, 128√128 हो जाएगा। तो इसलिए विकर्ण की लंबाई हो जाएगी √128 सेमी। अब विकर्ण तो समान होते हैं इसलिए दोनों विकर्ण की लंबाई यहाँ √128 हो जाएगी। सातवां सवाल देख लेते हैं क्या है। सातवां सवाल, समचतुर्भुज है जिसमें एक कोण का माप 50 डिग्री है तो उसके अन्य कोणों के माप ज्ञात करने हैं। समचतुर्भुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो एक कोण 50 है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज हो चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो चाहे वर्ग हो आयत हो, हर किसी में सम्मुख कोण सर्वांगसम ही होते हैं, और जो संलग्न कोण है बाजू बाजू वाले कोण वो हमेशा समपूरक होते हैं, उनका योगफल 180 होता है। तो अगर B ज्ञात करना है तो ये याद रखिए, A प्लस B, कोण A प्लस कोण B 180 अंश होगा, जिसमें A का मान 50 है। 50 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण B 130 डिग्री हो जाएगा। तो A 50 और B 130 डिग्री, तो A का सम्मुख कोण भी 50 होगा, B का सम्मुख कोण भी 130 ही होगा। उसको लिखने का तरीका देखिए, कोण C सर्वांगसम कोण A, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, परंतु यहाँ पर कोण A का माप 50 है इसलिए कोण C भी 50 हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पर डी जो डी है वो बी के सर्वांगसम होगा क्योंकि सम्मुख कोण है, परंतु यहाँ पर बी का माप 130 डिग्री है, इसलिए डी का माप भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 1.3 पर। प्रश्न संग्रह 8.3 समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 3x - 2 और 5x - x डिग्री हैं, तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण के मान ज्ञात करिए। सम्मुख कोण जैसा मैंने अभी बताया कि सम्मुख कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, हमेशा वो सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों सम्मुख कोण के माप हैं, तो ये सर्वांगसम ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है मैंने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए 3x - 2 बराबर 50 - x। यहाँ दोनों x एक साथ लिखेंगे, 3x के पास ही -x लाएंगे तो +x हो जाएगा, तो 3x + x = ये 50 - 2 वहाँ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो 4x बराबर 52। अब 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 52 / 4, x बराबर 13। तो अब ये x का मान मिला, तो 3x - 2 जो दिया वहाँ x का मान डाल देंगे, तो 3x यानी 3 × 13, क्योंकि x देखिए 13 है, x का मान 13 है, तो जो x की जगह पे 13 रख दिया, तो 13 × 39 - 2 हो जाएगा, यानी 37 डिग्री। अब जब एक कोण 37 है तो 37 डिग्री के संलग्न कोण का माप कैसे निकालेंगे? संलग्न कोण का माप निकालने के लिए 180 से आपको माइनस करना है, क्योंकि संलग्न कोण हमेशा, कोई भी कोण उसका संलग्न कोण हमेशा संपूरक होता है, यानी योगफल 180 होता है। तो 37 डिग्री के संलग्न कोण का माप यदि निकालना है तो 180 में से 37 माइनस कर दो, 143 डिग्री मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के जो न्यून कोण हैं वो 37 डिग्री हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज में जो अधिक कोण है वो 143 डिग्री हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 8.3 के दूसरे सवाल पर। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की संलग्न आकृति के आधार पर हमको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आकृति दी गई है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको। सम्मुख भुजाएं इसमें समांतर होती हैं और सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम भी होती हैं। W यानी WX जितना होगा WY का मान भी उतना ही होगा। XY और WZ इनके मान भी बराबर होंगे। विकर्ण देखिए, एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी विकर्ण सर्वांगसम नहीं होते, लेकिन ये समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ZO और OX के मान बराबर होंगे, WO और OY के मान बराबर होंगे। सम्मुख कोण जैसा मैंने कहा हमेशा सर्वांगसम ही होते हैं, यानी कि कोण W और कोण Y का मान समान होगा, कोण X और कोण Z का मान भी समान होगा। इसके जो संलग्न कोण है, बगल वाले जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये सारी जानकारी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तब इनके उत्तर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए WZ 4.5 है, XY निकालना है। WZ 4.5 है, XY निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो XY का माप WZ के बराबर ही होगा। तो WZ 4.5 है तो XY भी 4.5 सेम ही हो जाएगा। ऐसे ही YZ 8.2 दिया है। YZ क्या है देखिए, YZ ये छोटी वाली भुजा है, तो हमें XW पूछ रहा है, तो XW क्या है, XW YZ की सम्मुख भुजा है, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो WX ये ZY के सर्वांगसम है, परंतु ZY 8.2 है तो XW भी 8.2 ही होगा। अब लेंथ OX 2.5 दिया है, लेंथ OX विकर्ण का आधा हिस्सा 2.5 है, तो OZ पूछ रहा है। यहाँ पर भी देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OZ जो है वो OX के सर्वांगसम होगा,
परंतु OX यहाँ पर 2.5 सेमी है, इसलिए OZ भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौथे सवाल पर WO 3.3 है। WO, ये रहा WO, विकर्ण का आधा हिस्सा कितना है, 3.3 है। तो WY ज्ञात करना है। WY देखिए पूरा विकर्ण है, तो ये जो WY होगा ये WO का दोगुना होगा। यहाँ WY कितना है, WO जो है 3.3 है, तो WY उसका डबल होगा, यानी 3.3 का डबल 6.6 हो जाएगा। पांचवा, मेजर एंगल WZY, मेजर एंगल WZY यानी कि कोण Z यहाँ पर 120 डिग्री दिया है और WXY पूछ रहा है। कोण WXY यानी कि कोण X जो है वो कोण Z के बराबर होगा। यहाँ पर कोण Z 120 डिग्री है, इसलिए कोण WXY भी 120 डिग्री हो जाएगा। फिर ये XWZ है। XWZ देखिए कोण X और Z के बाजू में है, तो अभी मैंने आपको बोला कि जो बाजू वाले कोण हैं वो परस्पर संपूरक कोण होते हैं, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो Z यहाँ 120 डिग्री है, Z 120 डिग्री है, W उसके बाजू में है जिसका माप हमें ज्ञात करना है। तो Z और W का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये जो कोण W है ये कोण Z के बाजू वाला कोण है, इसलिए ये परस्पर संपूरक होंगे, यानी इनका योगफल 180 अंश होगा। तो जब Z 120 डिग्री है तो ये निश्चित रूप से W जो है 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि 120 प्लस 60 करेंगे तो ही 180 होता है। तो उसका तरीका क्या है, आपको 180 से माइनस करना है। जो भी दिया यहाँ 120 दिया है, तो 180 से 120 माइनस कर दो, एंगल W मिल जाएगा। अब इसको नोटबुक में देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, कैसे लिखा है। दूसरे का पहला सवाल देखिए, WZ 4.5, तो XY भी 4.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। ऐसे ही YZ 8.2 है, तो ये जो WX है वो YZ के सर्वांग सम है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। परंतु YZ 8.2 है, तो XW भी 8.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। OX 2.5, अगला सवाल देखिए, अगला क्या, दूसरे का तीसरा सवाल। OX 2.5 है, तो OZ भी 2.5 होगा। क्यों? क्योंकि OZ OX के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये गुणधर्म है उसका। ये OZ OX के बराबर होगा, परंतु OX 2.5 है, इसलिए OZ भी 2.5 हो जाएगा। चौथा, WO 3.3 है, तो WY ज्ञात करना है। WO दिया है, WY पूछा है, तो WY देखिए पूरा विकर्ण है, WO उसका आधा हिस्सा है, तो WY WO का दोगुना होगा। ये जो WY है वो WO का दोगुना होगा, यानी 3.3 का दोगुना, यानी 6.6। अब इसका कारण क्या है कि ये हम दोगुना क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसी का पांचवा सवाल, कोण Z यहाँ 120 दिया है, तो कोण X कितना होगा? तो Z और X देखिए सम्मुख कोण है, कोण Z और कोण X सामने सामने वाले कोण हैं। तो ये जो कोण Z है X के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। परंतु कोण Z 120 है, इसलिए कोण X भी 120 अंश हो जाएगा। इसके बाद इसी में आगे पूछा है, X तो मिल गया, कोण W भी पूछ रहा है, W। तो W और X ये बाजू बाजू वाले कोण हैं इनका, इसलिए इनका योगफल 180। अब X की जगह पे 120 वहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो W यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें BC 7
कोण बी 40 डिग्री और ए बी 3 सेमी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये 7 तो ये भी 7, ये 3 तो ये भी 3, ये 40 तो ये भी 40। संलग्न कोण संपूरक होते हैं यानी योगफल 180 होता है। तो C निकालने के लिए 180 से 40 को माइनस कर दो, C 140 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें ज्ञात की जा सकती हैं। तो हमें रचना करनी है, तो रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर खींच देंगे स्केल की सहायता से। फिर कोण B पे चांदा रख के 40 डिग्री हो जाएगा। फिर B से 3 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे, A मिल जाएगा। A से 7 सेंटीमीटर का चाप और C से 3 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे तो बिंदु D मिल जाएगा और सबको जोड़ देंगे तो इस तरह से चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। तो ये मैंने BC खींच दिया 7 सेंटीमीटर, B से 40 अंश का कोण बन गया, फिर B से 3 सेंटीमीटर का चाप हो गया तो ये A हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, जब यहाँ B 40 है तो C कितना होगा, C भी 140 डिग्री होगा। तो C पे मैंने 140 डिग्री का कोण खींच दिया है और C से 3 सेमी का मैंने चाप बना दिया, D मिल गया और ये मिला दिया मैंने। तो ये भी एक तरीका है, यानी दो मेथड से इसको हल किया जा सकता है। जो एक्सप्लेन किया मैंने वो एक मेथड था और जो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है वो दूसरा मेथड है। चौथा, पांचवा, छठवां सवाल रिड्यूस्ड कर दिया गया है जो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसे मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। अब यहाँ से अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, 9वां चैप्टर, छूट और कमीशन। तो इसमें प्रश्न संग्रह 9.1 है। देखिए यहाँ अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जिसे MRP हम लोग कहते हैं। किसी चीज़ पे जो MRP होती है, जो उसका मूल्य छपा होता है वो है। और बिक्री मूल्य यानी जिस मूल्य पे ग्राहक को हम बेच रहे हैं, बेची जा रही है, जिस मूल्य पे ग्राहक को वस्तु मिलती है, जिस मूल्य पे बिक्री की जाती है वस्तु की, वो विक्रय मूल्य होता है। ये कभी कभी कम भी हो जाता है क्योंकि छूट होती है, कोई ऑफ़र होता है, छूट होती है तो वस्तु कम में मिलती है। जैसे देखिए यहाँ 1700 प्राइस है लेकिन 1540 में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ छूट है। तो वही छूट को यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। छूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, छूट वही MRP माइनस जो सेलिंग प्राइस होता है, यानी छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य। ये दोनों मूल्य को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ 1700 माइनस 1540, 160 रुपये यहाँ छूट आ गई। दूसरा सवाल, अंकित मूल्य 990 है, प्रतिशत छूट 10 है। प्रतिशत छूट 10 का मतलब कि अगर 100 रुपया MRP है तो 10 रुपया छूट मिल जाएगा और आपको 90 रुपीज़ में वो वस्तु मिलेगी। तो प्रतिशत छूट 10 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अंकित मूल्य 990 है, इसका 10% अगर हम निकाल लें तो छूट मिल जाएगी। तो 990 का 10% 10% यानी 10/100 करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 99 छूट, यहाँ 99 आ गया। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य 990, छूट है 99, तो ये 891। इस वस्तु का विक्रय मूल्य 891 है। तो 990 का 10% छूट 99 आ गई। विक्रय मूल्य कैसे होगा, 99 जो अंकित मूल्य है MRP है उसमें छूट को माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, यानी 990 माइनस 99, तो विक्रय मूल्य 891 आ गया। तीसरा सवाल, विक्रय मूल्य 900 है, प्रतिशत छूट 20 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे टेबल बनाकर हम लोग कर सकते हैं कि इस अंकित मूल्य 100 रुपया है, प्रतिशत छूट 20 है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। देखो प्रतिशत छूट 20 है, इसका मतलब क्या, अंकित मूल्य यदि 100 है तो छूट 20 रुपया होगा और विक्रय मूल्य 80 रुपया होगा। अब सवाल में विक्रय मूल्य 900 दिया है और अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सवाल में विक्रय मूल्य 900 दिया है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य के नीचे 900 लिख दिया, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, उसे x मान लिया।
तो अब ये पहला वाला कॉलम और ये तीसरा कॉलम दोनों में तिर्यक गुणा कर दो। ये 80 गुणे x 80x हो जाएगा और ये 900 गुणे 100। 80 को यहाँ से हटा देंगे, भाग हो गया। अब भाग देंगे 1125, यानी अंकित मूल्य 1125 रुपया हो गया। चौथा सवाल, पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, प्रतिशत छूट 12 है, छूट और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रतिशत छूट 12 मतलब अंकित मूल्य 100 है तो छूट 12 होगी, और दोनों को माइनस कर दो, विक्रय मूल्य 88 हो जाएगा। सवाल में अंकित मूल्य 3000 दिया है, अंकित मूल्य 3000, छूट हमें ज्ञात करनी है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य को x मान लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे 100x और ये 88 गुणे 3000। 100 यहाँ भाग हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, x 2640, यानी कि विक्रय मूल्य 2640 रुपये यहाँ पर आ रहा है। अंकित मूल्य 3000 था और विक्रय मूल्य 2640 है। तो छूट कैसे निकालेंगे? ये 3000 में से 2640 को माइनस कर दो, छूट यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 3000 माइनस 2640, 3000 उसका प्राइस है, लेकिन उसको 2640 में बेच रहे हैं, तो कितना छूट हो गया? यहाँ पर छूट जो हो गया वो 360 रुपये हो गए। तो छूट 360 रुपये, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, वो आप अपने मन से निकाल लीजिएगा। छूट कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले सूत्र लिखना, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 3000 माइनस 2640, तो दैट इज़ इक्वल टू 360 रुपये। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल यहाँ पर रेड्यूस्ड कर दिया गया है, जो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 6ठे सवाल पर आते हैं। टीवी सेट है जिस पर 11% की छूट है, विक्रय मूल्य 22,250 रुपये है, टीवी सेट का अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य यदि 100 है, छूट 11 है, तो विक्रय मूल्य 89 आ जाएगा। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य 22,250 है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, उसे मैंने x मान लिया। तिर्यक गुणा करेंगे तो 89x और ये 100 गुणे 22,250, 89 वहाँ पे भाग हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 25,000, यानी कि अंकित मूल्य 25,000 रुपये आ गए। 7वां सवाल यहाँ कैंसिल कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 8वां सवाल है, किताब में देख लेते हैं। 8वां सवाल, और किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और उसका मूल्य निश्चित मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। यानी उसका एक मूल्य सोचा था कि इतना मूल्य इसका रखा जाए, और बेचते समय उसने जो मूल्य उसका सोचा था उससे 25% अधिक उसने MRP डाल दिया उसने, और बेचते समय उसने 20% की छूट दे दी इसमें। तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसके द्वारा जो मूल्य निश्चित किया गया था उसकी अपेक्षा उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो मूल्य तथा वो मूल्य यानी उसका निश्चित किया गया मूल्य और प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। तो देखिए, ये जो मूल्य निश्चित किया है हमें पता नहीं है, इसे कुछ मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना उसने जो मूल्य निश्चित किया वो 100 रुपये है। अब अंकित मूल्य क्या किया? उसने 25% ज़्यादा प्रिंट किया है। तो 100 रुपया मूल्य निश्चित मूल्य है, तो अंकित मूल्य 125 हो गया। विक्रय मूल्य उसने क्या किया? जो अंकित मूल्य था उसमें 20% की छूट दे दिया, यानी कि 125 का जो 20% होता है वो माइनस कर दिया, कम कर दिया। 125 का 20% यानी 125 गुणे 20/100। तो यहाँ देखिए 20 पंचे 100 होता है, और 125 में 5 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पर 100 हो गया। तो देखिए, निश्चित किया गया मूल्य भी 100 था और विक्रय मूल्य भी 100 आ गया, यानी निश्चित किया गया मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। तो इसलिए जो निश्चित मूल्य की अपेक्षा उससे ना लाभ हुआ है ना
हानि हुई है, जितना उन्होंने निश्चित किया था उतने में ही बेच दिया है, तो यहाँ ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो इसलिए निश्चित किया गया जो मूल्य था तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए 0% का अंतर है यहाँ पर।